बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमने किडनी के बारे में कंप्लीट पढ़ा था, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एनाटमी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के क्या टाइप्स है और नेफ्रॉन यूरिन फार्मेशन में कैसे हेल्प करता है। नेफ्रॉन के हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक कार्टिकल नेफ्रॉन है और दूसरा जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। जो कार्टिकल नेफ्रॉन है वो रेनल कार्पसल्स से ओरिजिनेट होते हैं और जो कार्टेक्स है, रेनल कार्टेक्स है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये तकरीबन 70 to 80% आप टोटल नेफ्रॉन होते हैं। 70 to 80% कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और 20% हमारे पास जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। जो कार्टिकल नेफ्रॉन है उसका मेन फंक्शन यूरिन फार्मेशन है। क्या है उसका मेन फंक्शन? यूरिन फार्मेशन। और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है इसका मेन फंक्शन वाटर कंजर्वेशन है, वाटर को कंजर्व करना, वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। ये किसका काम है? जुक्स्टा मेडुलरी का। जुक्स्टा मेडुलरी में चूँकि हमारे पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनली होती है तो उस वजह से इसका फंक्शन हमारे पास वाटर की कंजर्वेशन है। कार्टिकल नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनली हमारे पास शॉर्ट होती है, शॉर्ट लूप ऑफ हेनली होती है। ये आप देख ले, ये जो नेफ्रॉन है ये हमारे पास कार्टिकल नेफ्रॉन है, जो मेजॉरिटी पोर्शन जिसका रेनल कार्टेक्स में मौजूद है और जो जंक्शन पर मौजूद है रेनल कार्टेक्स और रेनल मेडुला के जंक्शन पर जो मौजूद है इसको क्या कहते हैं? ये वाला, ये हमारे पास जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। इसका लूप ऑफ हेनली भी लॉन्ग है और जो कार्टिकल नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनली शॉर्ट लूप ऑफ हेनली है। सही है। कलेक्टिंग डक्ट की हिस्टोलॉजी क्या है? Epithelial cells form the wall of the glomerulus capsule, renal tubule and ducts. ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है या बाउमेन कैप्सूल है वो, और हमारे पास जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसके साथ साथ जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये सब हमारे पास एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्लोमेरुलर कैप्सूल और बाउमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बाउमेन कैप्सूल में टू लेयर होते हैं, एक विसरल लेयर होती है और एक पैराइटल लेयर होती है। जो आउटर लेयर है वो पैराइटल लेयर है, जो इनसाइड वाली लेयर है वो विसरल लेयर है। विसरल लेयर में हमारे पास मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट फुट लाइक प्रोजेक्शंस इनके होते हैं जो कि रैप करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के सेल्स को। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो सेल है जिसको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, उनको ये पोडोसाइट्स रैप करते हैं। और ये विसरल लेयर हमारे पास इनर वॉल बनाते हैं कैप्सूल का, बाउमेन कैप्सूल का। अब पैराइटल लेयर हमारे पास ग्लोमेरुलर कैप्सूल का वो आउटर लेयर है, आउटर वॉल बनाते हैं बाउमेन कैप्सूल का, और ये हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। जब हमारे पास फ्लूइड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्टर हो जाते हैं तो वो इन बाउमेन कैप्सूल्स में एंटर हो जाते हैं। बाउमेन कैप्सूल के जो स्पेसेस होते हैं उनमें एंटर हो जाते हैं और उन स्पेसेस से फिर आगे वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनली और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर होते हैं और वहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होते हैं। रेनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। The proximal convoluted tubule consists of simple cuboided epithelial cells. Proximal convoluted tubule में हमारे पास क्या होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडेड एपिथेलियल सेल होते हैं। बाउमेन कैप्सूल में
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल होते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं और उनके साथ छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। इनके सरफेस पर क्या होते हैं? माइक्रोविलाई होते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। किस चीज़ के लिए? री एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रेशन के लिए। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सरफेस एरिया माइक्रोविलाई ने इंक्रीज किया है री एब्जॉर्प्शन के लिए और दूसरा सिक्रेशन के लिए। अब एसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनली का, वो थिक होती है एज कंपेयर टू डिसेंडिंग लिम्ब, और एसेंडिंग लिम्ब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से और लूप ऑफ हेनली सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और बाउमेन कैप्सूल के जो दो लेयर है, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर, वो हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा लेयर, कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का कौन से सेल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है इस रीजन में, इस लूप ऑफ हेनली में, वो उन्होंने एक बंच बनाया हुआ, क्राउडेड हुए हैं, एक दूसरे करीब क्राउड बनाया हुआ है और उसको क्या कहते हैं? मैक्यूला डेंसा। इस रीजन को क्या कहते हैं? मैक्यूला डेंसा। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल ने एक क्राउड बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसको मैक्यूला डेंसा कहते हैं। मैक्यूला मीन्स पार्ट और डेंसा मीन डेंस, डेंस पार्ट्स बनाए हुए हैं उन्होंने, उसको मैक्यूला डेंसा कहते हैं। अब ये मैक्यूला डेंसा के अलॉन्ग साइड, उसके साथ साथ वॉल्स पर हमारे पास क्या होते हैं? एपेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं, जो कि स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल उसके अलॉन्ग साइड्स होते हैं। अब ये मैक्यूला डेंसा और जुक्स्ट्रास ग्लोमेरुलर सेल्स जो है, जेजी सेल्स जो है, वो हमारे पास जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनाते हैं और ये जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस ब्लड की रेगुलेशन में, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में हेल्प करती है। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस इज़ मेड ऑफ, तो ये हमारे पास एक मैक्यूला डेंसा और दूसरा जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से मिलकर बना होता है और इसका फंक्शन क्या है? ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एपेरेंट आर्ट्रियोल आई हुई है, ये जो रीजन है ये क्या है? मैक्यूला डेंसा सेल्स ने यहाँ पर मैक्यूला डेंसा बनाया हुआ है और ये एपेरेंट आर्ट्रियोल गई हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं और मैक्यूला डेंसा होती है। उन्होंने क्या बनाया हुआ है? जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनाया हुआ है। तीसरा पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास मैक्यूला डेंसा से थोड़े फासले पर मौजूद होता है और ये लास्ट पार्ट है, जिसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक प्रिंसिपल सेल्स है, प्रिंसिपल सेल्स, और दूसरा इंटरकेलेटेड सेल्स है। जो प्रिंसिपल सेल्स है उस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं एडीएच के लिए, एडीएच जो हार्मोन है उसके रिसेप्टर लगे होते हैं। जब हमारे पास बॉडी में फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, वाटर की बैलेंस कम हो जाती है, तो हाइपोथैलेमस से एडीएच रिलीज़ होता है और वो यहाँ पर आके एक्ट करता है और इन रिसेप्टर्स के साथ जो प्रिंसिपल सेल्स पर लगे होते हैं उनके साथ बाइंड करता है और वाटर की रिटेंशन करता है। और दूसरे इस पर रिसेप्टर किस चीज़ के लिए? एल्डोस्टेरॉन के लिए। तो एल्डोस्टेरॉन और एडीएच के रिसेप्टर प्रिंसिपल सेल्स पर मौजूद होते हैं और ये एडीएच और एल्डोस्टेरॉन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है और दूसरा ये पोटाशियम को सिक्रीट करता है
इनटू द यूरिनरी फ्लूइड। सही है। दूसरा जो हमारे पास सेल है इंटरकेलेटेड सेल, वो रेगुलेट करता है ब्लड की पीएच को। अब ये ब्लड की पीएच को किस तरह रेगुलेट करता है, ये सिक्रीट करता है हाइड्रोजन आयन को। जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होगी ब्लड से इनटू द यूरिन, तो ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो पीएच हमारे पास डिक्रीज़ होगा, पीएच हमारे पास इंक्रीज़ होगा, जिसका मतलब है ब्लड बेसिक हो जाएगा। जब पीएच हमारे पास बॉडी से निकलेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास ब्लड में कम होगी, तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड जो है हमारे पास बेसिक होगा। दूसरा, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट आयन को और पोटाशियम आयन को। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि which cells of the distal convoluted tubule is responsible for reabsorption of potassium ion, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटाशियम आयन कौन से सेल करता है, पोटाशियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन हमारे पास इंटरकेलेटेड सेल करता है, और सिक्रीशन ऑफ पोटाशियम आयन वो हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स करते हैं। इसके बाद जब हमारे पास यूरिन कलेक्टिंग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक आ जाती है, तो वो वहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाती है, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर पेपिलरी डक्ट, और पेपिलरी डक्ट से आगे फिर मैन और मेजर कैलिक्स और फिर रेनल पेल्विस में जाती है। अब नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन है यूरिन फार्मेशन, वो यूरिन फार्मेशन किस तरह करता है, तो नेफ्रॉन हमारे पास बेसिक 3 प्रोसेसेस के थ्रू यूरिन की फार्मेशन करता है। बेसिक 3 प्रोसेसेस, जिसमें हमारे पास पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा टेबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा टेबुलर सिक्रीशन। तो इन 3 प्रोसेसेस के ज़रिए नेफ्रॉन यूरिन फार्मेशन करता है। सबसे पहले हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, जो फर्स्ट स्टेप है यूरिन की प्रोडक्शन में। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि उसमें जब ब्लड आ जाता है इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बॉमिन कैप्सूल, तो वहाँ पर पोर्स होते हैं उन कैपिलरीज में, तो उन पोर्स के ज़रिए हमारे पास जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और वाटर होते हैं, वो प्लाज्मा से फ़िल्टर होके बॉमिन कैप्सूल के स्पेसेस में जाते हैं। जब वो बॉमिन कैप्सूल के स्पेसेस में जाते हैं, तो उन स्पेसेस से वो वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर फिर हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर होते हैं। अब ये फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास ब्लड से इनटू द बॉमिन कैप्सूल, ये वेस्ट का ये किसके बेस पे होता है, ये पार्शियल प्रेशर के बेस पर होता है। हमारे पास ब्लड में और जो बॉमिन कैप्सूल है उसमें पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर होता है इनटू द बॉमिन कैप्सूल। अब ये प्रेशर किस तरह राइज करता है, किस तरह बनता है, हमारे पास जो एपेरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नैरो होते हैं, और एपेरेंट आर्ट्रियोल्स वो थोड़े ब्रॉडर होते हैं, थोड़े वाइड होते हैं, जिसकी वजह से एपेरेंट और एफेरेंट आर्ट्रियोल के दरमियान में एक प्रेशर डेवलप हो जाए। उसी प्रेशर की वजह से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स और दूसरे एक्स्ट्रा वाटर होते हैं ब्लड में, वो फिल्टर होते हैं इनटू द बॉमिन कैप्सूल। जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, 7.3 किलो पास्कल या 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है। वो ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड करता है इन द ग्लोमेरुलस। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ होता है, जो कैपिलरीज है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, उसमें ये होता है। इस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कौन अपोज करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अपोज करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड में। अब अगर हमारे पास ब्लड में
सोडियम की, आयंस की वगैरह कंसंट्रेशन हाई होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वो कम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का वो अपोज करता है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास नॉर्मली कितना होता है, 4 किलो पास्कल या 15 mm ऑफ Hg। हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर किस तरह आएगा वो देखते हैं। उससे पहले एक डायग्राम देखते हैं, पर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की तरफ आते हैं। इस डायग्राम को देख लिए, हमारे पास क्या है, एपेरेंट आर्ट्रियोल है जो कि वाइडर है, और ये एपेरेंट आर्ट्रियोल है हमारे पास नैरो। तो इनकी जो डिफरेंस है, इनकी वाइडनिंग की डायमीटर की डिफरेंस की वजह से हमारे पास अंदर प्रेशर डेवलप होता है ग्लोमेरुलस में, और उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये हमारे पास 55 mm ऑफ Hg है। दूसरा एक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस या ब्लड कैपिलरीज पर लगता है, और वो कहाँ से लगता है, वो हमारे पास कैप्सूल, जो कैप्सूलर है, बाउमेन कैप्सूल है, वो इस पर लगाता है, और ये हमारे पास कितना है, 15 mm ऑफ Hg। एक तीसरा प्रेशर है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी हमारे पास इन कैपिलरीज पर लगता है ब्लड की जो कोलाइडल फाल्ट है उसकी वजह से, और ये हमारे पास 30 mm ऑफ Hg है। ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है और दूसरा कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये दोनों अपोजिट लगते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। तो नेट हमारे पास जो फिल्ट्रेशन होगा, जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, वो हमारे पास ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से हम माइनस कर देंगे कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को प्लस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो नेट प्रेशर हमारे पास 10 mm ऑफ Hg बन जाएगा। तो नेट फिल्ट्रेशन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इससे हम माइनस कर देंगे कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, और जो ब्लड कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट जो प्रेशर है वो निकल आएगा। तो 55 हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसको हम कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, 10 mm ऑफ Hg नेट फिल्ट्रेशन रेट बन जाएगा। ये तो हो गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरह होती है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास कितनी होती है, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है या GFR है, वो एडल्ट में हमारे पास 125 मिलीलीटर पर मिनट या 180 to 200 लीटर ऑफ ब्लड पर डे वो फिल्टर होती है थ्रू ग्लोमेरुलस। ये हमारे पास रेशो क्या है मेल में, और फीमेल में ये हमारे पास 105 मिलीलीटर पर मिनट फ़िल्टर होती है, जो कि 150 लीटर पर डे एक्यूमुलेट करती है। अब 125 मिलीलीटर पर मिनट, ये तो हमारे पास GFR रेट है। 125 मिलीलीटर पर मिनट हमारे पास क्या है, एक मिनट में 125 मिलीलीटर ब्लड फ़िल्टर होती है, लेकिन इसमें 124 मिलीलीटर ब्लड रीएब्ज़ॉर्ब होती है और 1 मिलीलीटर से हमारे पास यूरिन की फार्मेशन होती है। स्टेप 2 है यूरिन फार्मेशन में ट्यूबुलर रीएब्ज़ॉर्प्शन। जब हमारे पास ब्लड से फ्लूइड जो है फ़िल्टर हो जाती है तो वो रेनल ट्यूब्यूल में आ जाती है, और रेनल ट्यूब्यूल से फिर कलेक्टिंग डक्ट में आती है। तो ये जो रेनल ट्यूब्यूल है उसमें तकरीबन 99% जो है रीएब्ज़ॉर्ब हो जाती है वो फ़िल्टर। 125 मिलीलीटर ब्लड फ़िल्टर हो जाती है इनटू द रेनल ट्यूब्यूल्स, उसमें 124 मिलीलीटर
ब्लड वापस जो ब्लड के कंटेंट होते हैं वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि 1% से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो 99% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें हमारे पास मेनी यूज़फुल सॉल्यूट्स होते हैं, वाटर होती है और दूसरे सॉल्यूट कंटेंट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो वापस हमारे पास ब्लड में एंटर हो जाते हैं। अब साइड्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन कौन से है कि कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ जो है रीएब्जॉर्ब होती है। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें हमारे पास वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड। लूप ऑफ हेनली में हमारे पास सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम आयंस रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, जबकि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास मेजॉरिटी वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाती है और साथ में सोडियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन रीएब्जॉर्ब होते हैं। तीसरा स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है ना उसमें हमारे पास ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीट करते हैं इनटू द ल्यूमेन। उनके जो ल्यूमेन है उसमें सिक्रीट करते हैं ताकि उनसे यूरिन की फॉर्मेशन हो सके। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स आ गए, एक्सेस जो आयंस आ गए। जो आयंस हमारे पास एक्सेस में है ब्लड में तो वो भी हमारे पास सिक्रेट हो के यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। जब ये यूरिन बन जाता है तो ये हमारे पास फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। हाइड्रोजन आयन, ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस हमारे पास कहाँ सिक्रेट होते हैं? उसकी सिक्रीशन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। हाइड्रोजन आयन की, ऑर्गेनिक एसिड्स की और बेसिस की सिक्रीशन हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। जो लूप ऑफ हेनली है जिसका 10 सेगमेंट है, 10 सेगमेंट कौन सा है? डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब थिक है और डिसेंडिंग लिम्ब थिन है। तो डिसेंडिंग लिम्ब हमारे पास क्या करता है? वो सिक्रीशन करता है यूरिया की। तो यूरिया यहाँ पर सिक्रीट होता है इनटू द फ्लूइड और उससे यूरिन पर बनता है। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है वो मेजॉरिटी किन चीज़ों की सिक्रीशन करता है? हाइड्रोजन आयन की, पोटाशियम आयन की और एमोनिया की। इन तीन चीज़ों की सिक्रीशन कहाँ पर होती है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये यूरिन एक्सक्रीशन हमारे पास किसके बराबर है? जितना फिल्ट्रेशन हमारे पास हो गया, कितना फिल्ट्रेशन हो गया? 125 मिलीलीटर। उसको हम माइनस कर देंगे किससे? रीएब्जॉर्प्शन से। तो 124 मिलीलीटर हमारे पास रीएब्जॉर्ब हो गया, प्लस उसको जमा करेंगे जितने भी इन तीन ट्यूब्यूल से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, इनमें जितना भी सिक्रीशन होता है तो उसके साथ प्लस कर देंगे तो हमारे पास वो यूरिन की एक्सक्रीशन आएगी, नेट यूरिन एक्सक्रीशन आएगी। सही है। ये हमारे पास 2 लीटर अप्रॉक्सीमेटली पर डे के बराबर होता है। इस डायग्राम में देख ले, यहाँ पर क्या हो रही है? फिल्ट्रेशन हो रही है ब्लड की। ब्लड से जो फ्लूइड है वो फिल्टर होके बाउमेन कैप्सूल में आती है। जब वो बाउमेन कैप्सूल में आती है तो बाउमेन कैप्सूल से फिर वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी रीएब्जॉर्ब हो जाती है और जो बाकी रह जाता है तो वो बाउमेन कैप्सूल के अलांग मूव करता है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वहाँ से डिफ्यूज़ होके हमारे पास प्रॉक्सिमल, डिस्टल और लूप ऑफ हेनली में आ जाता है। तो ये हमारे पास वो जो फ्लूइड बाउमेन कैप्सूल में आया है
और ये जो वेस्ट कंटेंट हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से है, ये कंबाइन होकर हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये नेट फिल्ट्रेशन रेट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि नेट फिल्ट्रेशन रेट किस तरह बनता है। हमारे पास थ्री प्रेशर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लोमेरुलर बाउमेन ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो कि किस वजह से प्रोड्यूस होता है, जो एपेरेंट और एपेरेंट आर्ट्रियोल्स का जो डायमीटर है उसकी डिफरेंस से बनता है, और ये हमारे पास 55 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, और ये प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है, ये जो बाउमेन कैप्सूल है, जो कैप्सुलर पार्ट है बाउमेंस का, वो एग्जर्ट करता है, और ये हमारे पास 15 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। ये बाउमेन कैप्सूल किस तरह ये कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाउमेन कैप्सूल में ऑलरेडी फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ताकि और फ्लूइड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से हमारे पास बाउमेन कैप्सूल में ना आए। तो ये टोटल हमारे पास 15 mm ऑफ Hg होता है। तीसरा जो प्रेशर है वो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन अप्लाई करता है, ये ब्लड में जितने भी कोलाइडल पार्ट्स है ब्लड का, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स हो गए लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, पेब्रोनेजेंस, ये ब्लड के जो पार्ट्स हैं ये प्रेशर ये ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करते हैं, और ये भी अपोजिट होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। ये हमारे पास 30 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। तो नेट फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास इक्वल हो जाएगी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनको माइनस करेंगे तो नेट हमारे पास कितनी बन जाएगी, 10 mm ऑफ Hg बन जाएगी। इसके बाद हार्मोन्स अफेक्टिंग रेनल फंक्शन, वो कौन कौन से हार्मोन है जो कि रेनल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन इसका टारगेट साइट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है, और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर की सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है और पोटाशियम की सिक्रेशन करता है। इसके दो फंक्शन है, पहले ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन और दूसरा ये पोटाशियम की सिक्रेशन करता है। जब ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगे, तो नेट हमारे पास यूरिन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 का टारगेट साइट क्या है, एपेरेंट और इपेरेंट आर्ट्रियोल्स है। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये कंस्ट्रिक्ट करता है इन आर्ट्रियोल्स को, एपेरेंट और इपेरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करता है। जब ये उन आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ये रिड्यूस करता है जेफार, जो नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको ये कम करता है, और इसके साथ साथ ये एडीएच को और एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ताकि हमारे पास ब्लड जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सके और ब्लड की वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जा सके। इसके साथ ये स्टिमुलेट करता है थर्स्ट को और यूरिन की आउटपुट को डिक्रीज़ करता है। उसके बाद हमारे पास है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका टारगेट साइट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट से जब हमारे पास ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तो ये एडीएच रिलीज़ होता है पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये जाकर कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है, उसकी वॉल को थिन करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सके। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होंगे, यूरिन की फॉर्मेशन कम हो जाएगी, जो यूरिन की अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी।
ANP आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। जब ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ होती है तो उस वक़्त ये ANP रिलीज़ होता है। ये जाके एपेरेंट और इपेरेंट आर्ट्रियोल को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है? ये डायलेट करता है एपेरेंट आर्ट्रियोल को और कंस्ट्रिक्ट करता है इपेरेंट आर्ट्रियोल को। जब हमारे पास एपेरेंट आर्ट्रियोल्स डायलेट होंगे और एपेरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा? हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ये जो एंजियोटेंशन है ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और ANP ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। सही है। दूसरा, ये GFR रेट को इंक्रीज़ करता है। जो एंजियोटेंशन है वो क्या करता था? GFR रेट को रिड्यूस करता था। ANP GFR रेट को इंक्रीज़ करता है। इसके साथ ये इनहिबिट करता है रेनिन की सिक्रीशन को, ADH को भी इनहिबिट करता है और एल्डोस्टेरोन को भी इनहिबिट करता है। इसके साथ इस NaCl जो सोडियम और क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन है उसको भी इनहिबिट करता है। जब ये वाटर की, सोडियम की और क्लोराइड आयन की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बन जाएगा, तो यूरिन की आउटपुट क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये कहाँ पर एक्ट करते हैं? जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस पर एक्ट करते हैं और दूसरा एपेरेंट आर्ट्रियोल्स पर एक्ट करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? रेनिन सिक्रीशन करना। जब रेनिन सिक्रीशन होगी और दूसरा ये कंस्ट्रक्शन करेगा एपेरेंट आर्ट्रियोल्स को तो GFR रेट डिक्रीज़ हो जाएगा और दूसरा यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। अगला जो हमारे पास हार्मोन है वो पैराथायराइड हार्मोन है, PTH। क्या? पैराथायराइड हार्मोन। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है और जो नेफ्रॉन के लूप है, लूप अपेनली, उस पर एक्ट करता है। ये क्या करता है? ये कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। जब कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ब्लड में कैल्शियम की लेवल क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी। ये क्या करता है? कैल्शियम की लेवल को ब्लड में इंक्रीज़ करता है। तो कैल्शियम की लेवल ब्लड में कौन इंक्रीज़ करता है? पैराथायराइड हार्मोन। किस तरह इंक्रीज़ करता है? ये रीएब्जॉर्प्शन करता है लूप ऑफ हेनली में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है। इसके साथ ये मैग्नीशियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है और इनहिबिट करता है फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन को। दूसरा, ये प्रमोट करता है कैल्सिट्रोल की सिंथेसिस को। किस चीज़ की सिंथेसिस? कैल्सिट्रोल की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। इस डायग्राम में हमारे पास मुख्तलिफ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। वो फ़िल्टर कितने होते हैं, फिर रीएब्जॉर्ब कितने होते हैं और इसकी सिक्रीशन कितने होती है पर डे के हिसाब से। तो वाटर जो है वो 180 लीटर्स हमारे पास फ़िल्टर होता है, जिसमें 178 टू 189 लीटर हमारे पास रीएब्जॉर्ब होता है पर डे और 1 to 2 लीटर से हमारे पास यूरिन बनता है। प्रोटीन 2 ग्राम हमारे पास फ़िल्टर होते हैं, उसमें रीएब्जॉर्प्शन 1.9 ग्राम की होती है और 0.1 ग्राम प्रोटीन हमारे पास सिक्रीट होता है इन यूरिन। सोडियम हमारे पास 579 ग्राम फ़िल्टर होता है, 575 ग्राम ये हमारे पास रीएब्जॉर्ब होता है और 4 ग्राम हमारे पास ये क्या होता है? सिक्रीट होता है। इस तरह क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयन है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को देखे, ग्लूकोज
इसको मैं स्टार करता हूँ। ये बहुत अहम, ग्लूकोज जितना हमारे पास फ़िल्टर होता है उतना हमारे पास रीएब्ज़ॉर्ब होता है। तो यूरिन में हमारे पास ग्लूकोज मौजूद नहीं होता। अगर हम यूरिन टेस्ट कर ले तो उसमें हमारे पास कोई भी ग्लूकोज मौजूद नहीं होगा। अगर उसमें ग्लूकोज आ रहा है तो ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के किसी इन्फेक्शन को या किसी डिजीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। किस चीज़ को? जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसकी डिजीज़ को रिप्रेजेंट करेगी अगर हमारे पास यूरिन के सैंपल में ग्लूकोज मौजूद होगा। क्योंकि नॉर्मल जो आदमी के यूरिन में हमारे पास कोई भी ग्लूकोज मौजूद नहीं होता। इसके बाद हमारे पास यूरिया है, पोटाशियम आयन है, यूरिक एसिड है और क्रेटिनिन है। जो क्रेटिनिन है ये हमारे पास जितना फ़िल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में उसकी रीएब्ज़ॉर्प्शन वापस नहीं होती। तो एक हमारे पास ग्लूकोज है जो हमारे पास 0% मौजूद होता है यूरिन में। दूसरा क्रेटिनिन है, उसकी रीएब्ज़ॉर्प्शन 0% है। रीएब्ज़ॉर्प्शन, कोई भी क्रेटिनिन रीएब्ज़ॉर्ब नहीं होता किडनी में, सही है। जितना हमारे पास फ़िल्टर हो जाता है वो सारा का सारा क्रेटिनिन हमारे पास एक्सक्रीट होता है इन यूरिन। अब हम आगे चलते हैं। यूरेटर हमारे पास थिक वॉल ट्यूब्यूल्स है और इसकी लेंथ कितनी है? 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जितने भी लेंथ और डायमीटर वगैरह है, ये पैरामीटर्स जो है ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो यूरेटर की डायमीटर कितनी है? 1 to 10 मिलीमीटर इसकी डायमीटर है, ये इसकी रेंज है। यूरेटर हमारे पास 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कितने लेयर से? 3 लेयर, जिसमें आउटर लेयर को हम एडवेंटिशिया कहते हैं, जो मिडल लेयर है उसको लेमिना प्रोप्रिया, और जो इनर लेयर है, इनर मोस्ट जो है वो हमारे पास क्या है? म्यूकोसा। ये 3 लेयर यूरेटर को बनाते हैं। ये जो म्यूकोसा है वो सराउंड हुई है मस्कुलरिस से। उसको किसने सराउंड किया? मस्कुलरिस ने। तो 3 लेयर हमारे पास कौन से हो गए? आउटर मोस्ट एडवेंटिशिया, मिडल लेमिना प्रोप्रिया और इनर मोस्ट म्यूकोसा। अब यूरेटर जब जाता है तो ये पोस्टीरियर साइड पर, बैक साइड पर यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होता है। तो ये याद रखिएगा, जब यूरेटर एंटर होता है तो यूरिनरी ब्लैडर के कौन से साइड में एंटर होता है? पोस्टीरियर, इंटीरियर, लेटरल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? पोस्टीरियर साइड पर। ये तो ऑलरेडी हमने हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा कि यूरेटर जो है हमारे पास 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1 to 10 सेंटीमीटर 1 to 10 मिलीमीटर इसकी डायमीटर होती है। 3 लेयर से मिलकर बना होता है, एडवेंटिशिया, मस्कुलरिस और लेमिना प्रोप्रिया, सही है। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि यूरेटर हमारे पास 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1 to 10 मिलीमीटर इसकी डायमीटर होती है और 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे पास आउटर लेयर एडवेंटिशिया, फिर मस्कुलरिस और इनर लेयर हमारे पास म्यूकोसा होती है। एडवेंटिशिया हमारे पास कौन सी है? आउटर फिब्रिस लेयर है। फिर उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया या मस्कुलरिस आता है। मस्कुलरिस मिडल लेयर है जिसने सराउंड किया हुआ है म्यूकोसा को। जो मस्कुलरिस है वो स्मूथ लेयर है, और स्मूथ लेयर है और कौन से स्मूथ मसल से? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर जो इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, जो इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है वो अपर 2/3 पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है वो लोअर 1/3 पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके बाद म्यूकोसा है। म्यूकोसा हमारे पास इनर मोस्ट फोल्डेड म्यूकोस मेम्ब्रेन लेयर से बना होता है, ये फोल्डेड होता है और ये इसका शेप क्या होता है? स्टार शेप होता है। तो ये याद रखिए कि म्यूकोसा का शेप किस तरह होता है? स्टार शेप। ये तो हुआ यूरेटर। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास हालो है, डिस्टेंसिबल है और मस्कुलर ऑर्गन है।
ये मसल से मिलकर बना होता है, इलास्टिक होता है। तो ये क्या है, हालो, डिस्टेंसेबल और मस्कुलर ऑर्गन है। सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी, कहाँ पर प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी में। पोस्टीरियर टू प्यूबिक सिम्फिसिस, जो प्यूबिक सिम्फिसिस है उसके पोस्टीरियर बैक साइड पर हमारे पास क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। आगे साइड पर, फ्रंट साइड पर क्या है, प्यूबिक सिम्फिसिस है, और इसके बैक साइड पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। मेल में इंटीरियर टू द रेक्टम होता है। इसके फ्रंट साइड पे क्या होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस होती है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है, और उसके बाद पीछे साइड पर रेक्टम होता है मेल में। जबकि फीमेल में ये फ्रंट साइड पर प्यूबिक सिम्फिसिस, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद हमारे पास वेजाइना हो गया, और इंफीरियर उसके क्या होता है, यूट्रस मौजूद होता है। जो फोर्ड्स है पेरिटोनियम या पेरिटोनियल कैविटी की, उसने यूरिनरी ब्लैडर को होल्ड किया है विद इन पोजीशन, अपनी पोजीशन पर होल्ड किया हुआ है। इट राइजेज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ये पेरिटोनियम जो कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी से उससे राइज होती है एब्डोमिनल कैविटी में, जब ये पुल हो जाती है यूरिन से। जब ये यूरिन से पुल हो जाती है तो ये एक्सटेंड हो जाती है, डिस्टेंड हो जाती है, तो ये ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है। अब यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी हमारे पास कितनी, एवरेज जो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी है वो 700 to 800 मिलीलीटर है। और ये यूरिनरी ब्लैडर स्मॉल होता है फीमेल में, क्योंकि उनमें बैक साइड, इंफीरियर साइड पर क्या होता है, यूट्रस मौजूद होता है। तो उस यूट्रस की वजह से फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू मेल। यूरिनरी ब्लैडर के फ्लोर में हमारे पास क्या होता है, स्मॉल ट्राइंगुलर एरिया होता है, जिसको हम ट्राइगोन कहते हैं। ट्राइगोन ये हमारे पास ब्लैडर है, इन्वर्टेड पेयर शेप होता है ये ब्लैडर, और जो ये रीजन है इसमें, ये जो रीजन है इसमें इस तरह ट्राइंगुलर शेप बनाया होता है, जिसको हम ट्राइगोन कहते हैं। The two posterior corner of the trigone contain the two urethral opening, जो पोस्टीरियर कार्नर है ट्राइगोन की, कौन से कार्नर, पोस्टीरियर कार्नर, वो क्या करते हैं, वो टू यूरेथ्रल ओपनिंग कंटेन करते हैं, उसमें दो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और एक इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है। टू यूरेथ्रल ओपनिंग और एक इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस उसमें मौजूद होता है। जो यूरेटर में हमने 3 टिश्यू लेयर पढ़े, जिसमें हमारे पास आउटर एडवेंटिशिया, फिर मस्कुलरिस और फिर म्यूकोसा था पढ़ा, वो तीनों हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद होता है। द मस्कुलरिस दैट सराउंड द म्यूकोसा इज कॉल्ड डिट्रूसर मसल, जो मस्कुलरिस है, जो स्मूथ मसल से जो लेयर बना होता है, उसको हम यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें डिट्रूसर मसल भी कहते हैं। डिट्रूसर मीन टू पुश डाउन, इन मसल मस्कुलरिस का फंक्शन क्या है कि ड्यूरिंग मैच्योरेशन ये कंट्रैक्ट करता है और यूरिन को पुश करता है इनटू द यूरेथ्रा। जो इनर लेयर है म्यूकोसा, उसमें हमारे पास फोर्ड्स होते हैं, जिसको हम रोजाई कहते हैं। ये क्या करता है, जब हमारे पास यूरिन आ जाता है ब्लैडर में तो ये फोर्स एक्सटेंड हो जाता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है यूरिन के लिए, तो ये एक्सपेंशन ऑफ यूरिन में हेल्प करती है। इंफीरियर टू द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसके इंफीरियर लोअर साइड पर हमारे पास एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मौजूद होता है। जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये इनवॉलंटरी है, क्या है, इनवॉलंटरी है, और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये वॉलंटरी कंट्रोल होती है उसकी। ये आप देख ले, ये जो रीजन है ये हमारे पास क्या है, ये ट्राइगोन है, क्या है, ट्राइगोन। और इस ट्राइगोन में टू यूरेट्रल जो यूरेटर आए होते हैं वो पोस्टीरियर साइड पर यहाँ पर एंटर होते हैं इनटू ब्लैडर। ये टू यूरेट्रल ओपनिंग है, यूरेट्रल ओरिफिस है, और
एक हमारे पास इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग है यहाँ पर, ये इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग है जो कि इनवॉलेंट्री होती है। और एक हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग है जिसकी कंट्रोल हमारे पास वॉलेंट्री होती है। जब यूरिन हमारे पास ब्लैडर में आ जाता है और ब्लैडर से फिर वो यूरेथ्रा में एंटर होता है, तो यूरेथ्रा हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है। यूरेथ्रा स्मॉल ट्यूब है जो कि इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस से एक्सटेंड हुई है टू आउटसाइड द बॉडी। और ये यूरेथ्रा जो है वो हमारे पास फीमेल में शॉर्टर होती है 4 सेंटीमीटर और मेल में लॉन्गर होती है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास इंटरनल 2 यूरेथ्रल स्पेंटर मौजूद होते हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पेंटर है वो जो ही हमारे पास ब्लैडर ख़त्म हो जाता है तो उस रीजन से हमारे पास इंटरनल यूरेथ्रा स्पेंटर मौजूद होता है, तो उससे आगे फिर हमारे पास यूरेथ्रा स्टार्ट होती है। तो ये ब्लैडर्स की इंफीरियर साइड पर मौजूद है और यूरेथ्रा के प्रॉक्सिमल एंड पर मौजूद है, उसकी जंक्शन पर। इसका मतलब ये है कि ये ब्लैडर की इंफीरियर साइड है और नीचे ये यूरेथ्रा की इंफीरियर साइड है, तो इस जंक्शन पर जो स्पेंटर मौजूद है वो हमारे पास क्या है, इंटरनल स्पेंटर है। इंटरनल स्पेंटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमिक कंट्रोल है इसकी, और दूसरा ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। इसके बाद एक्सटर्नल स्पेंटर है। एक्सटर्नल स्पेंटर जो है हमारे पास ब्लेडर्स की डिस्टल इंफीरियर एरिया एंड पर मौजूद होता है। जो डिस्टल इंफीरियर एंड है और वहाँ पर मौजूद होता है फीमेल में, और इंफीरियर टू प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के इंफीरियर में मौजूद होता है मेल में। फीमेल में ये कहाँ पर मौजूद होता है, फीमेल में ये ब्लैडर की डिस्टल इंफीरियर एंड पर मौजूद होता है और मेल में ये इंफीरियर एंड टू द प्रोस्टेट में मौजूद होता है। जो इंटरनल स्पेंटर था वो तो इनवॉलेंट्री था, लेकिन एक्सटर्नल स्पेंटर वो वॉलेंट्री है और हमारे पास स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। इंटरनल स्पेंटर हमारे पास स्मूथ मसल से मिलकर बना था और एक्सटर्नल स्केलेटल मसल से मिलकर बना है, और इसकी कंट्रोल वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर होती है। मेल यूरेथ्रा में हमारे पास 3 रीजन में डिवाइड हुई है, या 3 टाइप्स ऑफ मेल यूरेथ्रा होती है आगे, जिसमें हमारे पास पहला पार्ट है प्रोस्टेट यूरेथ्रा जो कि पास होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, और उसके बाद मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा है जो कि शॉर्टेस्ट पोर्शन है यूरेथ्रा की, और ये डीप पेरिनियल मसल से पास हुई है। और तीसरा जो यूरेथ्रा है वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा है, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है और ये थ्रू पीनस पास हुई है। अब मेल और फीमेल के यूरेथ्रा में डिफरेंस क्या है। मेल का यूरेथ्रा 5 टाइम लॉन्गर है फीमेल के यूरेथ्रा से, क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर होता है और मेल का यूरेथ्रा 18 टू 20 या 16 टू 20 सेंटीमीटर होता है। मेल में यूरेथ्रा जो है वो 3 सेक्शन में या 3 सेगमेंट में डिवाइड हुई है, जबकि फीमेल में सिर्फ ये एक शॉर्ट ट्यूब होता है। इसके साथ यूरेथ्रा जो है वो कॉमन डक्ट है यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल में, और इसी वजह से इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं इन मेल, जबकि फीमेल में ये सिर्फ यूरिन को कैरी करता है, यूरिन को पास करता है। ऊपर से यूरेटर आई हुई है जो कि पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंटर हुई है, और ये जो रीजन है इसमें क्या ट्राइगोन है, तो ट्राइगोन में ओपनिंग इसकी हुई है। इसके बाद ये हमारे पास इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बने होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, और ये नीचे हमारे पास एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है और ये स्केलेटल मसल से मिलकर बने होते हैं। मैच्योरेशन,
अब मैक्चुरेशन क्या है? डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मैक्चुरेशन। जब यूरिनरी ब्लैडर से डिस्चार्ज होती है यूरिन की, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैक्चुरेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूरिनेशन भी कहते हैं और वायडिंग भी कहते हैं। वायडिंग, यूरिनेशन, वायडिंग या मैक्चुरेशन, ये एक प्रोसेस है। मैक्चुरेशन कब होती है? जब हमारे पास वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स की कंट्रक्शन होती है। जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो जब रिलैक्स होते हैं और जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स है वो कंट्रैक्ट करते हैं, तो तब हमारे पास क्या होती है? मैक्चुरेशन होती है। ये मैक्चुरेशन कब होगी? ये मैक्चुरेशन उस वक्त होगी जब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन की अमाउंट 200 टू 400 मिलीलीटर हो जाएगी। तो यूरिन से एक मैसेज, एक इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाएगा इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। कि यूरिन में के यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन की कंसंट्रेशन वो 200 से 400 मिलीलीटर हो गई है। लिहाजा जो मसल इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल्स है उनको कंट्रैक्ट किया जाए ताकि यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट किया जाए। तो ये इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड में मैक्चुरेशन सेंटर में जाएगी। मैक्चुरेशन सेंटर कौन सी जगह पर मौजूद है? जो सेक्रल सेगमेंट है S2 और S3, वहाँ पर जाएगी और वहाँ से वो स्पाइनल रिफ्लेक्स या मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स के थ्रू उसको ट्रिगर करेगी, मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ट्रिगर करेगी और वहाँ से वो स्पाइनल रिफ्लेक्स या मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ट्रिगर करेगी। जब ये रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाएगा तो वो क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स को जनरेट करेगा, उसको जनरेट करेगा। जब पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स जनरेट होगी तो वो प्रोपेगेट करेगा फ्रॉम द मैक्चुरेशन सेंटर। मैक्चुरेशन सेंटर से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर जो है वहाँ पर जाएगा। अब मैसेज हमारे पास मैक्चुरेशन सेंटर से आया यूरिनरी ब्लैडर के पास और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास। तो वो क्या करेगा? कंट्रक्शन काज करेगा डिट्रूसल मसल्स की या मस्कुलरिस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की और रिलैक्सेशन काज करेगा, रिलैक्स करेगा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। जब ये दो प्रोसेस हो जाएगी तो यूरिन हमारे पास ब्लैडर से एंटर हो जाएगा इनटू यूरेथ्रा। हमारे पास यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में एंटर हो जाएगा। सिमल्टेनियसली इस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्चुरेशन सेंटर वो इनहिबिट करेगा सोमैटिक मोटर न्यूरॉन को। किसको इनहिबिट करेगा? जो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स है उसको इनहिबिट करेगा। और सोमैटिक मोटर न्यूरॉन कहाँ पर मौजूद है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर या स्केलेटल मसल जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर में उसमें मौजूद है। तो ये इनहिबिट करेगा स्केलेटल मसल्स को जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा में यूरेथ्रल स्फिंक्टर में मौजूद होते। जब एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनहिबिट होंगे तो वो भी हमारे पास रिलैक्स हो जाएंगे। सही है। जब ये डिट्रूसर मसल कंट्रैक्ट हो गया और इंटरनल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गए तो उसके रिजल्ट में हमारे पास यूरिन एंटर हो जाएगा फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा और वहाँ से फिर आउटसाइड द बॉडी यूरिन एलिमिनेट होगी। जब हमारे पास कंट्रैक्शन होगी यूरिनरी ब्लैडर की और रिलैक्सेशन होगी दोनों स्फिंक्टर की, इंटरनल की भी और एक्सटर्नल की भी, तो यूरिनेशन हमारे पास हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसी के साथ हमारा दूसरा जो एनाटॉमी का जो दूसरा चैप्टर था यूरिनरी सिस्टम वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।